महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक वेलफेयर बजट कितना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना है, जीडीपी ग्रोथ की स्थिति क्या रही, घोटाले कितने हुए, आतंकवादी हमले कितने हुए, सीमा सुरक्षा की स्थिति क्या रही, इन सारे चीजों की तुलना करेंगे। अभिवादन दोस्तों। भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें ट्रोल करने के लिए मौन मोहन सिंह भी कहा जाता रहा, तत्कालीन मीडिया और विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर आरोप पे आरोप लगाती रहीं और उन्होंने 2014 में अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज भले ही मीडिया और विपक्षी पार्टियां उन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने जिन परिस्थितियों में अपने कोलिशन पार्टियों को साथ में रखकर काम किया है, इतिहास जरूर मेरे काम को समझेगा और मेरे प्रति दयालु रहेगा। तो आज हम इतिहास में उनसे 10 साल आगे खड़े हैं। आज समझते हैं कि उनका विश्वास कितना सही था। इस वीडियो में हम दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना यानी 2004 से 2014 तक की और 2014 से 2024 तक की तुलना करेंगे और उसमें महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पब्लिक वेलफेयर बजट कितना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना है, जीडीपी ग्रोथ की स्थिति क्या रही, घोटाले कितने हुए, आतंकवादी हमले कितने हुए, सीमा सुरक्षा की स्थिति क्या रही, इन सारे चीजों की तुलना करेंगे और अंत में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि दोनों प्रधानमंत्रियों में बेहतर कौन साबित हुआ और मनमोहन सिंह का जो इतिहास को लेकर विश्वास था वह कितना सही साबित होता हुआ दिख रहा है। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बड़ी उपलब्धि रही, उन्होंने भारत में उदारीकरण इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन हम बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल की तुलना करेंगे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से। आइए पहले जीडीपी की तुलना करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, मोदी जी ने उसे 5वें नंबर पर लाया है। तो इसमें मोदी जी की कोई करिश्मा है या जीडीपी ग्रोथ पहले से ही उसी दर से हो रहा था? अगर इसकी तुलना करें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल का एवरेज जीडीपी ग्रोथ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से ज्यादा है, बल्कि मोदी जी ने जो नोटबंदी जैसे गलत फैसले लिए उसकी वजह से ग्रोथ रेट रुका, नहीं तो आज 5वें नंबर की नहीं, हम विश्व में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था होते। ये तो हुई जीडीपी की बात। अब समझते हैं कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग सेक्टर में खर्च कितना किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन सब चीजों पर। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट, ये सब सारी चीजें। अगर इसकी तुलना करें तो मनमोहन सिंह का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से ज्यादा है। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी के काल में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया है, ज्यादा का कहें 1.5 गुना ज्यादा आया है पर साल के हिसाब से। एफडीआई काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। अर्थव्यवस्था को जान मिलता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, नई नई तरह की तकनीकें देश में आती हैं, देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ता है, ये तमाम सारे फायदे एफडीआई से होते हैं। तो एफडीआई नरेंद्र मोदी जी के काल में मनमोहन जी के काल की अपेक्षा ज्यादा आया है। अब अगर पब्लिक वेलफेयर की बात करें, पब्लिक वेलफेयर का मतलब कि जो समाज कल्याण के लिए स्कीमें चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पीएम किसान योजना हो गया जिसके तहत किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, ये सब सारी चीजें। तो वेलफेयर पर भी मनमोहन सिंह ने ज्यादा बजट खर्च किया है मोदी जी की अपेक्षा। अब अगर हेल्थ बजट की तुलना करें तो मोदी जी का हेल्थ बजट मनमोहन सिंह से ज्यादा रहा है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाया जिसका बहुत फायदा हुआ, यह वाकई में अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जब मरीज एडमिट होता है तभी उसका लाभ ले सकता है और 90-95% केसेज में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक आकादी केस ही होते हैं जिसमें एडमिट होता है मरीज, और सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां मिलती हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो नहीं रही हैं। प्राइवेट दवाइयों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और डॉक्टर प्राइवेट दवाइयां ही लिखते हैं। इतनी बड़ी संस्था बीएचयू में ये काम धड़ल्ले से चलता है। तो आयुष्मान भारत की जो योजना है इसमें सुधार करने की जरूरत है ताकि उसका दायरा और बड़ा हो और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अगर ऐसा होता है तो यह स्कीम वाकई में बहुत बेहतर स्कीम होगी। खैर, अब एजुकेशन बजट की बात करते हैं। अगर एजुकेशन बजट की बात करें तो भी मनमोहन सिंह के दौर का एजुकेशन बजट मोदी जी के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। मनमोहन सिंह एजुकेशन बजट को धीरे धीरे बढ़ाकर 2014 तक 4% पर लेकर गए थे
और मोदी जी 2024 तक आते आते उसको 3% पर लेकर गए हैं। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए रिकमेंड किया था। कहने को तो हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन एजुकेशन पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 25-30 हजार स्कूल बंद हुए और बोला किया गया कि एनरोलमेंट कम हो रहा है। अरे भाई, जब प्रॉपर शिक्षकों की संख्या मेंटेन रहेगी, पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो एनरोलमेंट क्यों नहीं होगा? 1-2 टीचर रहते हैं स्कूलों में और उसको भी कागजी कार्रवाई में लगा रखा है। पढ़ाई क्या होगा, घंटा? इसीलिए जिनकी औकात है वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और जिनकी औकात नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना होगा सरकार को, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं बेहतर होगा देश का, तब तक विकसित भारत का सपना हम देख ही नहीं सकते हैं। खैर, ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ, इन सब सारी चीज की तुलना। अगर इसके निष्कर्ष पर पहुंचे तो हेल्थ को छोड़कर बाकी सब में मोदी जी मनमोहन जी से पीछे हैं। अब इस पे एक बात विचार करने वाली ये है कि जब सभी सेक्टरों में लगभग मनमोहन जी के बराबर ही बजट रहा है मोदी जी का, तो फिर देश का लोन जो है, देश का कर्ज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? 2014 में देश का कर्ज लगभग 50 लाख करोड़ था। आज 2024 तक देश का कर्ज बढ़कर 176 लाख करोड़ हो गया है। अब सवाल यह है कि जब खर्चा मनमोहन काल जितना ही है, तो फिर ये ससुरा लोनवा हुआ क्या? 50 लाख करोड़ से सीधा 176 लाख करोड़। बीजेपी ने जो हर राज्यों में इतना आलीशान कार्यालय बनाया है उसमें खर्च हुआ, कि मोदी जी जो इतना प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं उसमें गया? पता है, आरटीआई से खुलासा हुआ था कि केवल 2015-16 में प्रचार प्रसार पर 11 अरब रुपए खर्च हुए थे। उसके अलावा अलग अलग सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते रहे। तो इसमें पैसा खर्च हुआ है। या ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होते हैं, राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त होती है सरकारें बदलने के लिए, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए में विधायक खरीदे जाते हैं, 25-25, 30-30 करोड़ में एक विधायक खरीदा जाता है। तो इसमें पैसा खर्च हुआ। या ये जो मोदी जी का इतना लंबा चौड़ा शौक है उसमें पैसा खर्च हुआ। रोज का उनका 1.5-2 करोड़ का खर्च है। सिक्योरिटी पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। 8,500 करोड़ की विमान पर चढ़ते हैं मोदी जी और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को गिफ्ट महंगे महंगे देते हैं। जो बाइडेन की पत्नी को $20,000 का हीरा दिया था मोदी जी ने, $20,000 यानी लगभग 18 लाख हो गए। इससे पहले ट्रंप की पत्नी को लाखों का गिफ्ट दे चुके हैं। हालांकि ये औपचारिकता होती है, लेकिन एक गरीब देश के प्रधानमंत्री को इतना महंगा गिफ्ट देना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अब चूंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गिफ्ट ऐसा देना चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट करे, सांस्कृतिक हो, यहाँ के घरेलू प्रोडक्ट से संबंधित हो, ताकि उसकी विश्व में मांग बढ़े। मनमोहन सिंह ने ओबामा से 2009 में भेंट किया था, जिसमें उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां भेंट की थी। पंचतंत्र की कहानियां देश की संस्कृति से संबंधित है। और उन्होंने पश्मीना शॉल भेंट किया था। पश्मीना शॉल कश्मीर में बनता है। अब एक घरेलू प्रोडक्ट है। अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को गिफ्ट देंगे, उसका चर्चा होगा तो उसकी वैश्विक स्तर पर मांग भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार का गिफ्ट देना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार देश को रिप्रेजेंट करे। लेकिन नहीं, मोदी जी लाखों का हीरा गिफ्ट देते हैं, जैसे भारत के हर गली नुक्कड़ पर हीरा की खेती हो रही हो। खैर, जो भी हो, देश का लोन 50 लाख करोड़ से 176 लाख करोड़ हो गया है। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। अब बात करते हैं दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई रेड कितने पड़े। अगर इसकी बात करें तो 2014 तक जितने भी ईडी सीबीआई के रेड पड़े उसमें 54% रेड विपक्ष के नेताओं पर पड़े थे। और यही आंकड़ा 2024 में देखें तो 2014 से 24 तक जितने भी रेड पड़े उसमें 95% रेड विपक्ष के नेताओं पर पड़े हैं। कुल लगभग 124 नेताओं पर रेड पड़े थे, जिसमें 118 नेता विपक्ष के थे। बीजेपी के एक सिंगल नेता पर भी रेड नहीं पड़ा है। ये रिकॉर्ड रहा ईडी सीबीआई का। और मजे की बात यह है कि जो विपक्ष के नेता ईडी सीबीआई से परेशान थे, उनमें से 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिनमें 23 को इंस्टेंट राहत मिल गया। उनका केस ही क्लोज हो गया भाई साहब। ये हाल है ईडी सीबीआई का। खैर, अब अगर घोटालों की बात करें तो मनमोहन काल में जितने भी घोटाले हुए, निर्मला ताई ने संसद में रखा था, जिसमें 12-14 घोटालों का लिस्ट है।
कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला और तमाम घोटाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मनमोहन काल में ही घोटाले हुए, बहुत सारे घोटालों के आरोप मोदी सरकार पर भी हैं। जैसे पीएम केयर फंड चर्चा में रहता है, राफेल घोटाला चर्चा में रहा, अडानी का घोटाला बहुत समय से चर्चा में है, उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन थी, उन पर घोटाला का आरोप है, उनकी भी जांच नहीं हुई। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित करीब 5 राज्यों में 50 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें गुजरात 6000 करोड़, मध्य प्रदेश में कई घोटाले, व्यापम घोटाला, शौचालय घोटाला, पोषण आहार घोटाला, हरियाणा में सैकड़ों करोड़ घोटाले के आरोप हैं, छत्तीसगढ़ में घोटालों के आरोप हैं, उत्तर प्रदेश में घोटालों के आरोप हैं, कोरोना किट के खरीद में घोटाला, बरेली चिटफंड घोटाला, प्रोविडेंट फंड घोटाला, ये सब आरोप हैं। अब पता तब चलेगा जब इसकी जांच होगी। इन सब के अलावा बहुत सारे कारोबारी मोदी काल में देश का हजारों करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग गए। इनमें करीब 30-31 बिजनेसमैन शामिल हैं जो ऑलमोस्ट मोदी काल के हैं, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी और बहुत सारे। अगर सरकार इतनी ही चौकन्ना है, इतनी ही सतर्क है, इतनी ही एफिशिएंट है, तो फिर इतने बिजनेसमैन हजारों करोड़ लेकर देश छोड़कर कैसे भागे? सवाल ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मनमोहन काल में घोटाले हुए, उसमें मनमोहन सिंह का पर्सनल स्टेक कभी दांव पर नहीं लगा। मनमोहन सिंह की पर्सनल छवि भ्रष्टाचार से बेदाग रही। लेकिन मोदी काल में जो भी घोटालों के आरोप हैं, उसमें व्यक्तिगत मोदी जी की साख दांव पर लगी है। पीएम केयर फंड डायरेक्ट मोदी जी से संबंधित, अडानी डायरेक्ट मोदी जी से संबंधित, और किसी भी बीजेपी शासित राज्यों में अगर घोटाला होता है तो उसमें मोदी जी का संबंध माना जाएगा, क्योंकि कोई भी उद्घाटन होगा मोदी जी फीता काटेंगे, शिलान्यास होगा मोदी जी करेंगे, फोटो किसकी छपेगी? मोदी जी की छपेगी। तो जब अगर घोटाला होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी होंगे। इसलिए मोदी काल में जो भी घोटालों के आरोप हैं, उसमें मोदी जी की व्यक्तिगत छवि दांव पर लगी है। खैर, अब घोटालों से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं आतंकवादी हमलों की और सीमा सुरक्षा की। देखते हैं इसकी स्थिति क्या रही दोनों कार्यकाल में। अगर आतंकवादी हमलों की बात करें तो इनकी संख्या दोनों कार्यकाल में लगभग समान है, लेकिन कैजुअलिटी मनमोहन सिंह के समय में ज्यादा हुई है। मनमोहन सिंह के समय में लगभग 6000 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, वहीं मोदी जी के काल में लगभग 4000 के आसपास कैजुअलिटी हुई है। लेकिन एक बात और है कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में एक एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। मनमोहन काल में मुंबई अटैक और मोदी काल में पुलवामा अटैक। लेकिन इसमें एक अंतर है, मुंबई अटैक जो हुआ उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, जो भी दोषी थे उनको सजा हुआ, आतंकवादी मारे गए, जो बचे उनकी फांसी हुई। लेकिन पुलवामा अटैक में किसी भी जांच का कोई पता नहीं चला, कौन आतंकवादी थे, कहां से 300 किलो एक्सप्लोसिव आया, कहां से 80 किलो आरडीएक्स आया, कोई जांच नहीं, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। ये बड़ा अंतर है। ये भी सवाल खड़ा करता है मोदी सरकार पर। अब अगर सीमा सुरक्षा की बात करें तो मोदी काल में ही रेजांगला स्मारक तोड़ा गया और उसे कहीं और बनाया गया। वो रेजांगला स्मारक जो 1962 के युद्ध में भारत के गौरव को प्रदर्शित करता है, वहीं पे मेजर शैतान सिंह का ट्रिगर पर अंगुली रखे शव पाया गया था। 1962 के युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के 114 अहिर सोल्जर ने 1400 चाइनीज सैनिकों को भून कर रख दिया था। इसलिए वो स्मारक देश के गौरव का प्रतीक था। लेकिन उस स्मारक को तोड़ा गया और उसे कहीं और बनाया गया। ऐसा मोदी काल में हुआ। इसके अलावा अभी विदेश मंत्रालय ने बताया कि चाइना ने 2 नए प्रांतों को बनाने की घोषणा की है, जिसकी सीमाएं लद्दाख के कुछ हिस्सों को भी कवर करती हैं। ये गंभीर समस्या है, इस पर मोदी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। खैर, अब एक चीज की और तुलना करते हैं कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने 10-10 साल के कार्यकाल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अगर इसकी बात करें तो भले ये बोला जाता है कि मोदी जी करिश्मेटिक भाषण देते हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें भी सवालों का जवाब वे खुद नहीं दे रहे थे, अमित शाह जी दे रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये बड़ा अंतर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र की जरूरत होती है और प्रधानमंत्रियों की जिम्मेदारी भी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करती है। अगर मोदी जी ये परंपरा तोड़ रहे हैं
तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या लिगेसी छोड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पता नहीं किस बात का डर है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। अगर आप सही हैं, आपने सही काम किया है, तो फिर प्रेस को फेस क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए भाई। इतने प्रचार आपने कर रखा है, इतना आपकी लोकप्रियता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या हर्ज है? क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना तानाशाही की झलक नहीं है? ये तमाम सवाल हैं। खैर, इतनी सारी तुलनाओं के बीच दोनों प्रधानमंत्रियों के कुछ ऐसे कामों को डिस्कस करते हैं जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। पहले मोदी जी के कुछ ऐसे कामों की बात कर लेते हैं जिससे शायद इतिहास उनको याद रखेगा। पहली बात तो 370 उन्होंने हटाया, जिसका बहुत जिक्र होता है और ये अच्छा काम था भी। खैर, कुछ ऐसे कामों का भी बात कर लेते हैं जिसका सीधे तौर पर आम लोगों पर प्रभाव पड़ा। पहली बात, डिजिटलीकरण। ऐसा नहीं कि डिजिटलाइजेशन को मोदी जी ने खुद इजाद किया, लेकिन जब इंटरनेट की दुनिया पूरे विश्व में पांव पसार रही थी तो मोदी जी ने गर्मजोशी से उसका आलिंगन किया। इसलिए डिजिटलाइजेशन का मोदी जी को श्रेय जाता है। दूसरा, मोदी जी ने आधार कार्ड पर फोकस किया। हालांकि आधार कार्ड की योजना मनमोहन सरकार की है, लेकिन मोदी जी ने इसका विस्तार किया और इसका इस्तेमाल भी किया। इस्तेमाल कई मामलों में किया गया जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। जैसे डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों का डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाता है। मनरेगा मजदूरों का डायरेक्ट पैसा उनके खातों में जाता है, तो लीकेज रुक गए। पीडीएस में फिंगरप्रिंट लगा दिया, उसमें लीकेज रुक गया। तो यह योजना काफी कारगर रहा। अगला, मोदी जी ने शौचालय पर फोकस किया, साफ सफाई पर फोकस किया। अब देश के बड़े हिस्से में शौचालय का इंपॉर्टेंस पता चला लोगों को, तो ये एक सकारात्मक काम रहा। उसके बाद इन्होंने आवास योजना चलाया, उससे काफी लोग लाभान्वित हुए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों सिलेंडर बांटे गए। हालांकि गैस का दाम महंगा कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन इस योजना ने क्लीन ईंधन के प्रति लोगों को अवेयर किया। तो ये कुछ काम रहे मोदी जी के जिन्होंने आम लोगों को डायरेक्ट प्रभावित किया। अब मनमोहन सिंह की बात कर लेते हैं। तो मनमोहन सिंह के कुछ 5-7 फैसले ऐसे हैं जिन्होंने आम लोगों की जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। पहला, सूचना का अधिकार। अब इस अधिकार के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक सरकारी संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है, और ये कानून लाने के लिए किसी भी सरकार के पास जिगरा होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा तौर पर पारदर्शिता से संबंधित है। सूचना के अधिकार से बहुत सारे घोटाले उजागर किए गए। तो ये मनमोहन सिंह का बड़ा कदम था, जिसको मोदी जी ने बाद में कमजोर भी किया, जबकि इससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं सब कामों से सरकारों की नीयत परखी जाती है। मोदी जी ने केंद्र और राज्य स्तर के जो सूचना आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल कब और कितना होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगा। ये संशोधन कर दिया। अब ये बॉडी स्वतंत्र रह नहीं गई। मोदी जी ने बोला कि अब हम बताएंगे तुम कितना काम करोगे। ये सब बोले कितना काम करेंगे? उन्होंने बोला जब तक शऊर से काम करोगे तभी तक काम करोगे। मतलब समझ रहे हैं ना? खैर, दूसरा, मनमोहन सिंह ने काम की गारंटी नरेगा चलाया, जिसकी वजह से गांव में लोगों को साल में 100 दिन तक रोजगार मुहैया हो पाया। इससे गांव में टूटी फूटी सड़कें, नाली वगैरह की मरम्मत भी हो जाती है। तो ये एक बेहतर कदम था जिससे आम लोग डायरेक्ट प्रभावित हुए और आज भी लाभ ले रहे हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया था। लगभग 72,000 करोड़ का बजट आवंटन हुआ था। तो ये किसानों के लिए राहत का काम था, जिससे किसान डायरेक्ट प्रभावित हुए। फिर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया, जिससे भारत को विश्व के तमाम देशों से परमाणु तकनीकें और ईंधन मिले। एनएसजी से विशेष छूट मिला। एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो परमाणु ईंधन वगैरह सप्लाई करता है। इसी हस्ताक्षर के माध्यम से भारत ने फ्रांस, रूस, जापान, कनाडा जैसे देशों से परमाणु हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को काफी फायदा हुआ। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले को लेने के लिए उन्होंने अपने सरकार की भी चिंता नहीं की। किसी प्रकार अपनी सरकार बचाई गिरने से। कोलिशन पार्टियां बिखरने लगी थी, बावजूद उसके इन्होंने यह फैसला लिया। इसके अलावा उनका एक बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने 2008 के वैश्विक मंदी से भारत को बचाया। कितने रोजगार बचे, कितनी जिंदगियां बची। फिर उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा संवैधानिक तौर पर अनिवार्य कर दिया। ये बड़ा कदम था। आज तो स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उस समय उन्होंने ऐसा काम किया। फिर उन्होंने भोजन के अधिकार के तहत 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया। ये जो आजकल 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, उसी के अंतर्गत दिया जाता है।
तो ये सब बड़े काम रहे मनमोहन सिंह के, जिन्होंने आम लोगों की जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। तो ये रहा दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना, और दोनों प्रधानमंत्रियों का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा इसकी भी तुलना हुई। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा प्रधानमंत्री बेहतर साबित हुआ, और ये भी बताइए कि जो मनमोहन सिंह का इतिहास को लेकर विश्वास था कि इतिहास उनके प्रति दयालु रहेगा, यह कितना सही साबित होते हुए दिख रहा है। धन्यवाद।